तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज के क्लास हम लोग का ग्रंथि चैप्टर का ये आपका सेकंड क्लास होगा। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारे अंदर नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से करती है, और आज के क्लास में हम इसे क्लियर करने वाले समझने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, कैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि काम करती है, ये हार्मोन्स क्या होता है कि हार्मोन्स का क्या काम है हमारे शरीर में, ग्रंथि क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या काम है, ये सारे चीज़ हम लोगों ने अभी तक क्लास में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आगे इस क्लास में हम टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। उन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे अंदर नियंत्रण और समन्वय करती है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक और इसका क्लास हम लेकर आएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि का, जिसमें हम उन भागों की चर्चा करेंगे जो एक्स्ट्रा है, मतलब जो एडवांस है, ठीक है ना। एडवांस किसके लिए, तो वो जो 12th वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले और अन्य अदर एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि। इस ग्रंथि में हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे कौन कौन काम करती है, इन सारे चीज़ों का वर्णन हम आज के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ठीक है ना। इसकी नाम चर्चा हम लोग 9th क्लास से ही कर रहे हैं। 9th क्लास से ही ये चौथा चैप्टर में हम लोगों ने इसका चर्चा किया था, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके विस्तार रूप पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। इसके बाद जो ग्रंथि है उसका विस्तार आपको ऐसे ही आगे की तरफ पढ़ने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने अभी ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है पहले जा समझ लेते हैं। तो हमारे शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में हम आपको बताए थे कि हमारे शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रंथि के साथ साथ तंत्र की आवश्यकता होती है। हार्मोन्स के अलावा हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, तंत्र होना चाहिए, जिसके सहायता से हम लोग मूव करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आपको ब्रेन वाले चैप्टर में हम बता दिए थे, ब्रेन के पहले आप थोड़ा सा जाइएगा तो तंत्र का जो क्लास हुआ था हम लोग का, उस क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि तंत्र क्या होता है, वो कैसे काम करता है। और तंत्र के बाद में हम लोग ब्रेन पढ़े थे, ब्रेन कैसे हमारे शरीर के ऊपर में नियंत्रण और समन्वय में सहायक होता है। ब्रेन के बाद हम लोग का स्थान आता है दूसरा हार्मोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स कैसे हम लोग के शरीर पर काम करता है, कैसे हम लोग को शरीर में को नियंत्रण रखता है, कैसे शरीर को नियंत्रण करता है, इन चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि का परिभाषा क्या बना है हमारे यहाँ पर कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है, ऐसा ग्लैंड है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स के माध्यम से हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया करती है। उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है और पूरे हमारे शरीर का संचालन करता है। उतना ही कम मात्रा हमारे लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। अब समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि को टोटल 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। टोटल 6 खंड इसका किया गया अंतःस्रावी ग्रंथि के, क्योंकि 6 खंड में इसका विभाजन तो और भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे ठोस रूप में पढ़ेंगे तो हमारा 6 भाग हो जाएगा, ठीक है ना। 6 खंड होगा इसका, जिसमें सबसे पहला खंड आ जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे पहला हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब हम समझेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, ठीक है ना। इससे पहले और थोड़ा सा हम बात करें पीछे, तो आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में कि पिट्यूटरी ग्रंथि से भी थोड़ा सा और ऊपर चले तो हमारे ब्रेन के अंदर हम लोगों ने ब्रेन में एक भाग पढ़ा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक भाग है, यह ग्रंथि की तरह भी काम करता है। ये ग्रंथि की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये हमारे अंदर भूख प्यास जितने भी आंतरिक क्रियाएं हैं उनको भी नियंत्रण करता है। तो आंतरिक क्रियाएं को नियंत्रण करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि बनेगा। तो ये ग्रंथि भी होता है जिससे हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोग समझेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि होता क्या है, तो कपाल के स्फेनाइड,
अस्फेनाइट। जो हमारी ये ललाट है, जो यहाँ पर ये हड्डी है, इसको हम कहेंगे अस्फेनाइट। ये कौन सा हड्डी बनेगा? अस्फेनाइट हड्डी होगा। और इस अस्फेनाइट हड्डी के मध्य में यानी यहाँ पर हमारा यहाँ पर यदि हम इसको छेद कर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ग्रंथि मिलेगी, जिसे हम लोग कहेंगे कैसी ग्रंथि होगी? तो जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन, वो ढक्कन की उल्टा, इस तरह उल्टा, इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा वाला, इस तरह उल्टा रहेगा और उसी के अंदर में वो ग्रंथि रहती है, जिसे हम कहते हैं कौन सा? अस्फेनाइट या पिट्यूटरी ग्रंथि। हड्डी में एक गड्ढे में अवस्थित रहती है, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। और यह हार्मोन्स छोड़ने का काम करती है। क्या करती है? हार्मोन्स छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, समझ में आएगा? इसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि जो है, जितने भी हमारे शरीर में ये ग्रंथियां है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ग्रंथि है। ठीक है ना, हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां है, उन सब ग्रंथियों को यह नियंत्रण करती है, उन सब ग्रंथियों को अपने कंट्रोल में रखती है। इसलिए इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है 2 नंबर का कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे, बता देंगे पहले कि कहाँ है। तो हमारे मस्तिष्क यानी हेड के अस्फेनाइट, कपाल के अस्फेनाइट हड्डी में एक गड्ढे के रूप में अवस्थित है और यह हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे पूरे शरीर पर काम करता है। ये शरीर में जितने भी ग्रंथियाँ हैं, उन सब ग्रंथियों का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। और उन सब ग्रंथियों का नियंत्रण करने के कारण इसे हम कहेंगे कि यह जो है कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि ऐसा पूछता है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के टाइप्स। तो हम आपको बता दें कि पिट्यूटरी ग्रंथि 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 प्रकार में बांटा गया है, जैसे हम कहेंगे अग्रपिंडक और दूसरा होता है पश्चपिंडक। अग्रपिंडक ग्लैंड और पश्चपिंडक ग्लैंड। ठीक है ना। अब अग्रपिंडक क्या होता है, पश्चपिंडक क्या होता है, इसे हम बारी बारी से समझ लेते हैं। अग्रपिंडक से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, वो हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन। अग्रपिंडक से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। मतलब जो हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करता है। ये अग्रपिंडक से निकला हुआ जो हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, इसके स्राव से हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो बढ़ती है, हमारे शरीर के मांसपेशियों में बदलाव होता है, यानी हमारे शरीर का मांसपेशियां बढ़ेगा, बस शरीर का मांसपेशियां मोटा होगा। ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति में यह आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाए, कौन से? अग्रपिंडक यानी वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाती है, तो उस व्यक्ति की लंबाई आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति को कि वो आवश्यकता से अधिक लंबा होता है। ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा। कैसे? तो ये जो वृद्धि हार्मोन है, अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन, यदि शरीर में ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाएगी तो उस व्यक्ति का जो शरीर की आकृति है वह लंबा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। ठीक है ना। हड्डी तथा मांसपेशियों में वृद्धि पर यह नियंत्रण करती है, यानी कि इसका काम यह है अग्रपिंडक का कि हमारे शरीर की जो हड्डी है कितना बढ़ाना है, हमारे शरीर का लंबाई कितना बढ़ाना है, इन पर विशेष ध्यान रखें। लेकिन यदि ज़्यादा स्रावित हो जाए तो इस अवस्था में हमारे शरीर की जो लंबाई है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना। यदि कम स्रावित हो तब भी दिक्कत है, ज़्यादा स्रावित हो तब भी दिक्कत है। यानी कम स्रावित हो गए तो हमारे शरीर में इस वृद्धि ही नहीं होगा, यानी हमारे शरीर में वृद्धि न होने के कारण हमें बौनापन कहेंगे उससे। ठीक है ना। यानी जब किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं बौना कहते हैं। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है या न के बराबर स्रावित होता है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है बौनापन है। लेकिन यह बाल्य अवस्था में होना चाहिए। ठीक है ना। बाल्य अवस्था में यह परिपूर्ण रूप से स्रावित होता है, जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है और एक नियत अवस्था में जाकर यह स्रावित होना कम कर देता है या न के बराबर रहता है, जिससे हमारी हाइट रुक जाती है। यानी लगभग हम 21-22 वर्ष के एज में जाते हैं तो उस समय यह हमारे शरीर में कम मात्रा में स्रावित होने लगता है या 9 के बराबर होता है, इसलिए हमारी एक हाइट जो है एक नियत ऊंचाई तक मतलब रुक जाती है जाकर।
ठीक है ना। लेकिन मांसपेशियों में बदलाव होता रहता है, क्यों? तो ये हार्मोन दोनों में परिवर्तन लाता है, मांसपेशियां और हमारे हड्डियों में भी, ठीक है। इसके अलावा अग्रपिंडक नामक जो हार्मोन, स्रावित हार्मोन है, ये नर में यानी पुरुषों में शुक्राणु बनाता है, स्पर्म्स बनाता है, ठीक है ना। यानी पुरुष में जो जनन हार्मोन है स्पर्म्स, उसे बनाने में ये मदद करता है कौन? वृद्धि हार्मोन, यानी अग्रपिंडक से बना हुआ हार्मोन स्पर्म्स के बनाने में मदद करता है पुरुष में, और मादा में ओवम बनाने में मदद करता है, अंडाणु बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये अंडाणु और शुक्राणु क्या है, इससे हम जनन चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी समझते हैं हम लोग कि ये जो नर हार्मोन शुक्राणु है और मादा हार्मोन अंडाणु है, ओवम स्पर्म्स, इसे कौन बनाने में मदद करता है? तो यह अग्रपिंडक से निकला हुआ हार्मोन जो है इसे बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। इसकी रचना करने में थोड़ा सहायक हो जाता है। आया समझ में? दूसरा चीज, इसके अलावा जो स्त्रियां, प्रेग्नेंट स्त्रियां होती है या स्त्रियों में जो दूध बनाने की प्रक्रिया होती है, कोई प्रेग्नेंट स्त्री है तो उसके बच्चे के लिए दूध बनेगा, तो दूध स्राव की जो प्रक्रिया होती है वह दूध बनाने के लिए उन ग्रंथियों को कौन उत्तेजित करता है? तो यही अग्रपिंडक नामक हार्मोन, जिस निकला हुआ हार्मोन जो है वह स्त्रियों में, जो प्रेग्नेंट स्त्रियां होती है या जिसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन स्त्रियों में दूध बनाने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो यही हार्मोन करता है, जिसे हम कहते हैं कौन सा? अग्रपिंडक नामक हार्मोन। अग्रपिंडक से स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अग्रपिंडक से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। दूसरा के केस में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि स्त्रियों में दूध स्राव के को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो हम कहेंगे अग्रपिंडक से निकला हुआ हार्मोन वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना। आगे समझ में? दूसरे के बात किया जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा भाग होता है पश्य पिंडक। पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा भाग होता है पश्य पिंडक, ठीक है। ये पश्य पिंडक जो भाग है, ध्यान देना यहाँ पर, पश्य पिंडक भाग, इससे स्रावित हार्मोन हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, क्योंकि यहाँ पर भी जल संतुलन की हम बात करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम बता दें कि हमारे पूरे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है कौन? पश्य पिंडक। यानी हमारे शरीर में जल की मात्रा कम होगी तो पर्याप्त जल को मांगेगा, ठीक है ना। जल की मात्रा को नियंत्रण करता है कौन से? पश्य पिंडक। इसके अलावा मादा में यानी कि स्त्री में बच्चों के जनन में सहायक होता है। यानी हम कहें तो बच्चों के जनन में सहायक हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। हम इसे समझाएंगे आपको कहाँ पर? तो जनन चैप्टर में, ठीक है ना। तो यह रिलैक्सिन नामक हार्मोन को भी बनाने में मदद करता है, यानी कि मादा में बच्चों के जनन प्रक्रिया में भी यह सहायक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे जनन हार्मोन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन है नहीं, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब दूसरा की बात करें हम लोग तो दूसरा हम लोग का है थायराइड ग्रंथि। दूसरा क्या हम लोग का? थायराइड ग्लैंड। दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, हम समझ लिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि में आपको किसी बच्चे के दिमाग में चला हो कि पीयूष ग्रंथि तो बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि पीयूष ग्रंथि, इसकी जो 3 ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि हम आगे और ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी एग्जाम आपका नज़दीक है, इसलिए हम लोग इसे एक सेटअप क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा सा और से इसे गहराई में हम लोग चलेंगे, थोड़ा और आगे की हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि के भी कुछ खंड होते हैं, ठीक है ना। पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में जो मस्तिष्क में ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन्स को स्रावित करती है, वो ग्रंथि 3 होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना। ओके, अभी आते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा था पिछले में। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? द्विपिंडक रचना होती है। थायराइड ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। आपको बता दें कि थायराइड ग्रंथि हमारा जो गला है, ये गला में जो यहाँ पर लायरिक्स है, नीचे क्या है? लायरिक्स, ठीक है ना। गला में आपको पढ़ाए थे लायरिक्स, और लायरिक्स और ये टैक्रिया के दोनों तरफ, ये टैक्रिया हो गया हमारा, ठीक है ना, ये टैक्रिया, और टैक्रिया के दोनों तरफ लायरिक्स के जस्ट नीचे अवस्थित रहती है थायराइड ग्रंथि। इसकी रचना की बात किया जाए ना तो ये कुछ इस तरीका से होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसे कुछ इस तरीका का
इस तरह से ग्रंथि जो होती है हमारे गर्दन के अंदर में यहाँ पर आती है, इसे द्विपिंडक कहेंगे क्योंकि इसमें दो पिंड आपस में जुड़े हुए हैं, इस यहाँ पर आती है, ये द्विपिंडक रचना होती है, ठीक है ना। और ये ग्रंथि क्या होती है, ध्यान समझिएगा, ये टक्रिया के दोनों ओर, ये टक्रिया हमारा हो गया यहाँ पर, ये टक्रिया के दोनों तरफ और लाइरिक्स के नीचे रहती है, लाइरिक्स से नीचे रहती है, ठीक है ना। इस दोनों पिंड को जोड़ने का काम बीच में कौन सा करता है, इस्थमस से ये दोनों पिंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए, कर लीजिएगा, इस्थमस, ठीक है ना। यानी कि कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि के दोनों पिंड किससे माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो इस्थमस के माध्यम से दोनों पिंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। अब बात किया जाए तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करेगी, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होती है, यानी थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वह होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, और इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक रहता है, ठीक है ना। आयोडीन की मात्रा अधिक रहता है, यानी हमारे ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है, इस हार्मोन को बढ़ाने में आयोडीन का सबसे बड़ा हाथ रहता है, इसलिए हमें सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका क्रिएट हो रहा है, क्या क्यों हमें सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस जो हार्मोन है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, यदि यह हमारे शरीर में कम होने लगेगा तो इससे भी बहुत सारे हमारे रोग होता है, लगभग 3 प्रकार के रोग होता है, जहाँ पर एक प्रकार का सबसे प्रमुख रोग है घेगा या गलकंठ, जिसमें हमारा जो गर्दन है इधर से फूल जाता है, यहाँ पर बोलने में भी दिक्कत होगा, खाने में भी दिक्कत होगा, कोई चीज़ पीने में भी दिक्कत होगा, ठीक है ना। पीने का मतलब यानी पानी। शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का काम क्या है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का काम है हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सब चीज़ों का सामान्य रूप से उपापचय पर नियंत्रण करना, ठीक है ना, कि हमारे शरीर में कितना कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, कितना प्रोटीन की ज़रूरत है, कितना वसा की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना इसका काम है, कौन सा, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का, ठीक है ना। यह हमारे शरीर के सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं, एक नियत अनुपात में हमारे शरीर को बढ़ाता है, ये नहीं क्योंकि किसी भाग को ज़्यादा लंबा कर देगा, किसी को छोटा कर देगा, जिस भाग में ज़्यादा स्रावित हो उसे, यह हमारे शरीर को एक नियत अनुपात में बढ़ाता है, सामान्य रूप से वृद्धि करता है। सामान्य रूप से वृद्धि होता है हमारे शरीर में, तो वो किसके कारण, तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण ही हमारे शरीर में सामान्य रूप से वृद्धि होता है। और हम खासकर बाल की बात किया जाए तो बाल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगा, यानी हमारे शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर में चारों तरफ बाल ही बाल नजर आएंगे। किसी किसी व्यक्ति के अंदर में होता है ना चारों तरफ बाल, यानी हम कहें बंदरों के अंदर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन ज़्यादा होता है, पूरे शरीर पर बाल आ जाएगा, मतलब पूरे शरीर पर, पूरे छाती पर, पूरे मतलब मूछदार इतने बाल इतने लंबे लंबे हो जाएंगे। तो ये बाल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कौन सा, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, ठीक है ना, बालों को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, आगे बात करें हम लोग तो इससे उत्पन्न होने वाले रोग, घेघा रोग, याद रखना कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से कौन सा रोग उत्पन्न होगा, घेघा। यही पूछा था, यह पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। मतलब कि आयोडीन की कमी हुआ तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन घटा, और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन घटा तो घेघा रोग बना, गलकंठ, जिसे गलकंठ भी बोलते हैं। ये इसमें गला जो है ना, गर्दन जो फूल जाता है, इतना बड़ा फूल जाएगा गला, और इसके अंदर नहीं तो हम खाना खा पाएंगे, नहीं तो पानी पियेंगे, और नहीं और कुछ पियेंगे, ठीक है ना। रोग घेघा हो गया। सुनो, थायराइड की कमी से, थायराइड की जब कमी होगा, यानी कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की हमारे शरीर में कमी होगा, मतलब कुछ हद तक कमी होगा, बहुत ज़्यादा कमी होगा तो रोग होने लगेगा, ठीक है ना। यदि कुछ हद तक कमी होगा तो हमारे शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाएगी, यानी दिमाग हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा, शारीरिक वृद्धि भी, सामान्य रूप से जो वृद्धि हो रहा था वो भी रुक जाएगा, हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, यानी मंद बुद्धि जैसा हम लोग दिन प्रतिदिन होने लगेंगे। तो इसलिए ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए आप लोग घर पर कम से कम जो नमक यूज कर रहे हैं उसमें आयोडीन जरूर रहना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक यूज करना चाहिए, ठीक है ना। आज समझ में आया कि आयोडीन नमक युक्त क्यों बोला जाता है, यूज करने के आयोडीन युक्त नमक क्यों, इसी हार्मोन को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। आयोडीन वाला नमक जो है वह घर पर रखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आयोडीन युक्त, जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, साधारण नमक नहीं, गाय भैंस वाला नमक नहीं, आयोडीन वाला नमक, ठीक है ना। हाँ, तो अगला हम लोग बातें करते हैं पाराथायराइड ग्रंथि।
इससे मिलता जुलता है ना थायराइड, पारा थायराइड ग्रंथि। तो ये पारा थायराइड ग्रंथि क्या होता है, तो जहाँ पर हम बताए कि हमारे गर्दन में तक्रिया के दोनों तरफ और लैरिक्स के नीचे और ये कौन सा है, थायराइड ग्रंथि है, और इस थायराइड ग्रंथि के पीछे मटर जैसी रचना पाराथायराइड ग्रंथि है। ऐसा समझ में ना कि थायराइड ग्रंथि के जो पीछे मटर की जैसी पलयुक्त रचना होती है, मटर की जैसी इस तरह फूली हुई, जैसे क्या होगा ना यहाँ पर इस तरह लगी हुई इस तरह, ठीक है ना, ये रचनाएं होती है। और ये रचना ये नहीं हमें दिखाई देगा, ये जिसको हम यहाँ पर पकड़ेंगे तो ये वाला हमें पकड़ में आ जाएगा कुछ हद तक, ठीक कुछ हद तक, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। ये मटर की जैसे पीछे होती है, ये आपका ग्रंथि हो जाएगा पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है ना, पाराथायराइड ग्लैंड होता है। ये मटर की जैसी पलयुक्त रचना है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि मटर की जैसी पलयुक्त रचना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है कि मटर की जैसी पलयुक्त रचना को क्या कहते हैं, तो पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बात करें तो थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहता है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है बनाने के लिए, तो कुछ भी, खासकर बिहार बोर्ड तो पागल बोर्ड है, कुछ भी बना देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के पीछे के ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। दोनों को अलग संयोजी ऊतक संपुट द्वारा अलग किया जाता है, यानी पैराथायराइड और थायराइड दोनों ग्रंथि को अलग कौन करता है, तो एक संयोजी ऊतक रचना है, कौन से संपुट बोलते हैं, संपुट द्वारा अलग करता है, ठीक है ना। बोमेज संपुट नहीं, वो किडनी में था बोमेज संपुट, ठीक है ना, वो दूसरा है, यह संपुट दूसरा है, ठीक है। इससे जो हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन का काम क्या है, मुख्य इसी को तो याद रखना है यहाँ पर कि पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह हार्मोन हमारे रक्त में, हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। किस चीज की मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हम लोगों ने क्या समझा पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, तो हम लोगों ने समझा कि पैराथायराइड ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे मटर की जैसी पलयुक्त रचना होती है, ठीक है ना, और इससे जो स्रावित हार्मोन होता है यह हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम की मात्रा को कम या अधिक है वो देखता रहता है, ठीक है ना। उसके जिम्मेवारी किसको दिया गया है, पैराथायराइड ग्रंथि को दिया गया है, ठीक है ना। अब ये पर थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि को कौन अलग करता है, तो संपुट अलग करता है जो एक संयोजी ऊतक है। आ समझ में। तो चौथा की बात किया जाए तो चौथा हम लोग का है, तो चौथा हम लोग का है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि इसे हम लोग कहते हैं सुप्रानिनल ग्लैंड भी बोला जाता है, ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि क्या, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रंथि है हमारे जो किडनी है और किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है। किडनी हमारा हो गया वृकक, और वृकक के जस्ट ऊपर अंदर की तरफ धंसा हुआ, वृकक के जस्ट ऊपर अंदर की तरफ धंसा हुआ एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। अंदर की तरफ होता है, यानी कि जहाँ हमारा छोटे हाथ वगैरह है ना नीचे, उस तरफ को घुमा हुआ होता है, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ घुमा हुआ रहता है, कौन सा, एड्रिनल ग्रंथि। और इससे स्रावित दो प्रकार का हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पर एक हो गया बाहरी कार्टेक्स बोलते हैं उसे, और दूसरा होता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा, वो दूसरा है ब्रेन वाला, ये मेडुला है, ठीक है ना। तो बाहरी कार्टेक्स और मेडुला, बाहरी कार्टेक्स और मेडुला। और बाहरी कार्टेक्स जो हार्मोन्स है इससे तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। बाहरी कार्टेक्स हार्मोन से तीन प्रकार के, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, अंदर की तरफ धंसा हुआ। ऐसे दो प्रकार के हार्मोन बाहरी कार्टेक्स और मेडुला, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोकार्टिक्वाइडस, ग्लूकोकार्टिक्वाइडस पहला हार्मोन होता है। ये मुख्य रूप से हमारे पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है, पाचन प्रक्रिया में ये मुख्य रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लूकोकार्टिक्वाइडस ये पाचन प्रक्रिया में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, यानी पाचन प्रक्रिया में क्या बनता है, भोजन के दौरान, यानी भोजन के पाचन के दौरान हमारे मुख्य रूप से भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही तीनों मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपस्थित होता है। तो यही तीनों को क्या करता है, ग्लूकोकार्टिक्वाइडस भोजन के उपापचय में, यानी भोजन के उपापचय में, वसा को उपापचय में नियंत्रण करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना करना है, प्रोटीन का पाचन कैसे करना है, वसा का पाचन कैसे करना है। ये ग्लूकोकार्टिक्वाइडस इन चीज़ों पर नियंत्रण करता है, इन चीज़ों को ये अपने वश में रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण,
तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि वृक्क नालिकाएं द्वारा लवण का अवशोषण। तो वहाँ पर जो भूमिज संपुट आपको बताए हम, भूमिज संपुट होता है जो जितने भी उसमें से विषाक्त युक्त पदार्थ या जो अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं उनको वापस रक्त में भेज देता है, और जो विषाक्त युक्त पदार्थ है, जो खतरनाक या हम कहें जो हमारे शरीर के लिए नुकसान वाले पदार्थ है, उसे वो मूत्र के माध्यम से बाहर कर देता है। तो उस चीज़ को उत्तेजित कौन करता है, उस पर नियंत्रण कौन करता है, उसको कौन बताता है कि नहीं नहीं ये अच्छे पदार्थ है, इसको अंदर शरीर में रक्त में भेज देना है कि भाई ये अच्छे पदार्थ ले जाओ, इसको हटाओ वहाँ पर शरीर में ले जाओ। तो ये कौन करता है, तो ये करता है मिनरलोकार्टिस क्वाडस, ठीक है ना। ये वापस उन सब चीज़ों को, लवणों की मात्रा पर नियंत्रण करता है, भेजने में मदद करता है भूमध्य संपुट को। यानी भूमध्य संपुट के किनारे पर होता है, उसे उत्तेजित करता है, भाई ले चलो जल्दी से ब्लड में छोड़िया जो जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जल के संतुलन पर नियंत्रण करता है। हमको पता है कि ब्लड में हमारे साथ यानी ब्लड के अंदर रक्त के साथ में जल भी प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो यदि ये जल के संतुलन पर नियंत्रण ना करे तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, जितने भी उसमें से इसको काम है भाई ब्लड को उसमें से जितने भी चीज़ को पानी के साथ में खींच लेना। तो जितने भी जल रहेगा सब जल को खींच लेगा, तो ब्लड के अंदर से जल खत्म, यानी ब्लड क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, जम जाएगा। तो इस प्रक्रिया ना हो, ऐसा प्रक्रिया उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया पर नियंत्रण जल के संतुलन पर कितना जल हमारे रक्त में भेजना है, रक्त के अंदर कितना जल होना चाहिए, रक्त का टेम्परेचर के, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण ये भी करता है कौन सा, मिनरलोकार्टिस क्वाडस, ठीक है ना। तीसरा होता है लिंग हार्मोन। और लिंग हार्मोन की बात करें तो जो हमारे पेशियां होती है, जैसे हड्डियां होता है, उसमें परिवर्धन की क्रिया, या हम कहें तो बाह्य लिंगो, जो हमारे शरीर में पुरुष और स्त्रियों के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जो ये क्या होता है कि एक नियत जब ये लिंग हार्मोन बनना शुरू होता है, लिंग हार्मोन 12 वर्ष की उम्र में हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये कुछ समय तक हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनता है, उसके बाद इसकी भी मात्रा कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो जब ये हमारे शरीर में बनना शुरू होता है तो ये बाह्य लिंग यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं लिंग हार्मोन के कारण, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग पीछे के क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना, छोटे क्लास में 7-8 में आपका थोड़ा थोड़ा था, ठीक है। तो बाह्य लिंगों में परिवर्तन होता है, यानी कि हम कहें तो जो हमारा पुरुष और स्त्री का जो जनन अंग होता है उनमें परिवर्तन आता है, ठीक है ना। गुप्तांगों पर बाल आता है, कांख में मूछधारी का आना, छाती पर बाल का आना, या स्त्रियों में कहा जाए तो स्तन में उभार आना, ये लिंग हार्मोन के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये होता है। इसके अलावा यौन आचरण का नियंत्रण आपको बताए कि जो जनन अंग है, पुरुष मेल जनन अंग और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इन सब चीज़ों में भी यह क्या करते हैं, उनका भी विकास में सहायक होता है लिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये वाला पूरा। अब हम लोग चलते हैं मेडुला। तो ये एड्रिनल का दूसरा भाग होता है मेडुला। मेडुला में आपको नाम याद रखना है कि एपिनेफ्रिन पढ़ा है, एपिनेफ्रिन, और दूसरा है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, ये दोनों को समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे शरीर में जब हम मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में रहेंगे, यानी कोई टेंशन रहेगी, बड़े मतलब कोई चिंता रहेगी बातों की, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़े हुए हैं, डर बना रहेगा, अंदर से भय बना रहेगा, और गुस्सा हम रहेंगे, गुस्सा आएगा हमारे अंदर, या कोई उत्तेजना वाली बातें होगी, तो उस समय ये हमारे शरीर में स्रावित होता है। कौन सा, एपिनेफ्रिन, ठीक है ना। क्यों, उन सब चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए, गुस्सा को नियंत्रण करने के लिए, हमारे मानसिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए, डर को नियंत्रण करने के लिए यह हमारे शरीर में स्रावित होता है। और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में गुस्सा, डर, इन सब चीज़ों पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। कौन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हमारे शरीर में क्या करता है कि हम जब डरे हुए रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में यह ग्रंथि क्या करती है कि एक हार्मोन छोड़ देती है कि किसके लिए, तो उस तनाव को कम करने के लिए, गुस्सा को कम करने के लिए ये हमारे शरीर में छोड़ दिया जाता है, उत्तेजना को भी नियंत्रण करता है, ठीक है ना। दूसरा है नार एपिनेफ्रिन। ये क्या है, तो सीधी बात है, हम लोग हृदय पढ़े थे, ठीक है ना। सारे बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन जितने भी चैप्टर्स हैं, वह हम चर्चा करके उसको पढ़ाकर सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हृदय भी मैंने आपको पढ़ाया। हृदय में हम बताए थे आपको कि हृदय क्या होता है, हृदय के पूरा विवरण में हम समझे थे। हृदय में एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि जब हमारे शरीर में बीपी बढ़ता है या बीपी कम होता है, तो उसका भी देन होता है नार एपिनेफ्रिन।
नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में बीपी को नियंत्रण करता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो ये हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में रक्तचाप को, रक्त दाब को नियंत्रण करता है, रक्तचाप को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। बीपी का कंट्रोल कौन करता है? तो नॉरएपिनेफ्रिन। तो क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कौन सा हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है? तो नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन जो है बीपी को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में भय, डर, गुस्सा, इन सब चीज़ों पर कौन नियंत्रण कर, कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है? यानी इन सब जब गुस्सा हम होंगे तो हमारे अंदर में जो हार्मोन स्रावित होगा वह कौन सा हार्मोन रहता है? एपिनेफ्रिन। जब भी हम गुस्सा होते हैं या हम उदास रहते हैं या हम कहें तो हमें तनाव रहता है, कुछ बातों की टेंशन या चिंता रहती है या डिप्रेशन रहता है, तो उस समय ये स्रावित होने लगता है, ठीक है ना। तो एड्रिनल ग्रंथि, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला बात करते हैं, इसका 6 खंड है। तो अगला खंड में हम आते हैं 5वां नंबर खंड में, अग्नाशय की लैंगहेरेंस दीपिकाएं। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का, सेलों का समूह होता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर, पाचन वाले चैप्टर में, कि हमारा ये अष्टमच हो गया और अष्टमच के नीचे, ठीक है, ये हमारा अष्टमच हो गया और अष्टमच के नीचे और बड़ी ग्रंथि के बीच में, बड़ी आंत है, बड़ी आंत और अष्टमच के बीच में एक पतली सी पीली कलर के थैली होती है, पीली मतलब पीला रंग की थैली होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय, जो अग्नाशयी रस छोड़ती है और यह रस हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पढ़े थे हम लोग। तो वहीं पर एक ये अग्नाशय की जो दीपिका, लैंगहेरेंस दीपिका, कोशिकाओं का, सेलों का समूह होती है, गुच्छा की तरह सेलों की समूह होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार के सेल होता है, जिसे जो अग्नाशय एवं ड्यूओडिनम के बीच में रहती है। अग्नाशय और ड्यूओडिनम, अग्नाशय और ड्यूओडिनम ऊपर वाले भाग को, अष्टमच के भाग, ठीक है, के बीच में रहती है कौन सी? ये थैली, ग्रंथि, कोशिकाओं का समूह, लैंगहेरेंस। और यह क्या करती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है, या हार्मोन्स का श्रावण करती है, ठीक है ना। यह हार्मोन्स, इससे निकलने वाले हार्मोन्स क्या करता है? तो हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता था ना, उसी तरह ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किस चीज की मात्रा को? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये हार्मोन करता है अग्नाशयी रस वाला, ठीक है ना, ग्लूकोज की मात्रा को। यदि इस हार्मोन की कमी होगी हमारे शरीर में तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं शुगर या मधुमेह। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हमारे समाज में मिल जाएंगे जिनको शुगर हुआ है, मधुमेह नामक बीमारी हुई है। शुगर को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं मधुमेह नामक बीमारी। तो मधुमेह नामक बीमारी में होता क्या है कि उसमें जो यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? ये करता है। तो इसका नियंत्रण उस पर से हट जाता है, मतलब ये हार्मोन ही नहीं बनता है, तो ग्लूकोज का नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। तो कभी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, यानी कभी हमारे शरीर में मीठा की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तभी समस्या है, और कम होगा तभी समस्या है। यानी हम कहें तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब भी समस्या है, और शुगर लेवल कम हो जाएगा तब भी समस्या है। तो शुगर लेवल का कंट्रोल में रहना अति आवश्यक है। तो शुगर लेवल का कंट्रोल कौन करता है? तो ये ग्रंथि, ये हार्मोन्स करता है। जब ये शरीर में हमारा नहीं बनेगा तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना, ये समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। और इस समस्याएं के कारण यहाँ पर शुगर लेवल यानी ग्लूकोज की मात्रा इधर उधर हुआ, इसका प्रभाव हमारा कहाँ पड़ जाता है? तो इसका प्रभाव हमारा ग्लोमेरुलस पर भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो यहाँ से ब्लड से जो निकाला जाता है उसमें बहुत सारे पदार्थ, आपको जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो भी निकलने लगता है। इसलिए ये बहुत जल्दी हमारा जो ग्लोमेरुलस है और बहुत जल्दी मूत्र बनाने लगता है, बहुत जल्दी विषाक्त पदार्थ को अंदर भेजने लगता है। और इसमें यूरिया की मात्रा कम होने लगती है, यानी कि यूरिया जो बताए थे आपको कि यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, यह बहुत जल्दी बदलने लगता है। मतलब हमारे जो ग्लैंड है, मूत्राशय है, वो मूत्राशय में ही वो अमोनिया में परिवर्तित होने लगता है। तो मूत्राशय को उत्तेजन, वो भी हार्मोन्स का ही काम है, मूत्राशय को उत्तेजन करता है कि भाई जल्दी से इसे निकालो, नहीं तो ये अंदर क्या करेगा? खतरा कर देगा, अमोनिया है। इसलिए वहाँ पर मतलब क्या, शुगर वाले जो रोगी होते हैं उन रोगियों को
जल्दी जल्दी मतलब कहा जाता है पेशाब लगता है। शुगर वाले रोगी जो होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, उनको जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा, तो यही समस्या होती है। ठीक है ना। अगला हम लोग बात करें तो दूसरा 6 नंबर होता है जनन ग्रंथि। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में शुगर के ऊपर में चर्चा करेंगे। ये रोग है, आपको एक रोग की तरह हम लोग इसे रोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं सेवाएं में हम लोग इसे समझेंगे। अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताएं। जनन ग्रंथि 6 नंबर होती है जनन ग्रंथि। देखिए बायोलॉजी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि है तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन इन सब का एक एक चैप्टर है। उस चैप्टर में जब इसको हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स में जा पाएंगे। ठीक है ना। जैसे अभी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर पढ़ रहे थे, सारे डिटेल्स में हम जो चल रहे हैं, तो उसी तरह सब चीज़ का एक एक चैप्टर है। उन चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इससे संबंधित और भी सारे चीज़ जानेंगे। यहाँ पर इसका थोड़ी नहीं है, ये तो हम यहाँ पर समझाएं आपको कि कैसे होता है। ठीक है ना। यहाँ पर मेन क्या है, इन रस की यानी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यह हार्मोन्स क्या करता है, ग्लूकोज पर नियंत्रण करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है। कौन सा, ये हार्मोन्स। ठीक है ना। इसके कम स्राव के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि मधुमेह या शुगर नामक बीमारी क्यों होता है, तो हम लोग कहेंगे कि अग्नाशय को जो लैंग है दीपिका है वह कम मात्रा में हार्मोन्स की स्रावण करती है, इसलिए मधुमेह नामक बीमारी होता है। क्यों, कारण क्या हो जाएगा, तो कारण हम लोग बताएंगे कि उसका जो काम है ग्लूकोज के ऊपर नियंत्रण करना काम है, तो उसका ग्लूकोज से नियंत्रण ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं और अंतिम जनन ग्रंथियां। ठीक है ना। जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथि क्या है, तो जनन सेल के निर्माण में महत्वपूर्ण काम करती है। मैंने कहा जाए तो जो जनन कोशिकाएं होती है, जो महत्वपूर्ण होती है जनन के लिए, उन जनन कोशिकाओं के निर्माण में ये जनन ग्रंथियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनन कोशिका, या हम कहें तो जो जननी अंग होते हैं, उन जनन अंग के कोशिकाओं के बनावट में इसका प्रमुख भूमिका होता है। ठीक है ना। अग्नाशय के अंडाशय के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, यानी कि स्त्रियों में अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको बताते चले हम यहाँ पर, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी अगले चैप्टर जनन चैप्टर में, लेकिन अभी आपको बताते चले जितना जरूरी है कि स्त्रियों में अंडाशय वहाँ पर निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह होता है एस्ट्रोजन। यानी स्त्रियों में कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। अब पुरुष में जो हार्मोन निकलता है, पुरुष का हार्मोन प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। स्त्रियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। यही हार्मोन यह होता है, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, फिर भी हम यहाँ पर चलते हैं। यह हार्मोन यह होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। स्त्रियों में जब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, 10 बरस 11 बरस की उम्र से बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय स्त्रियों में कुछ अलग अलग परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे। जैसे आवाज़ का पतला हो जाना, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से आवाज़ का पतला हो जाना। ठीक है। और शरीर में और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, नए नए हार्मोन्स बनते हैं, ओवम का निर्माण होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू हो जाना। ठीक है ना। रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाना, स्तन में उभार आना, शरीर में और भी बहुत सारे परिवर्तन आना, चेहरे पर मुहासा का निकलना, ये सब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण होता है। ठीक है ना। और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होता है, इसका हम जनन चैप्टर में अभी एक बार और चर्चा करेंगे। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होता है, ये पुरुष में जब बनता है तो पुरुष में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे जो मूछ दाढ़ी होता है इसका आना, मूछ दाढ़ी पर बाल का आना, कांखों में बाल का आना, छाती पर बाल का आना, गुप्त आंगों में बाल का आना। और बात किया जाए तो पुरुषों के चेहरों पर भी मुहासे, छोटे छोटे मुहासे, फुंसिया का निकलना। ठीक है ना। ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और प्रमुख कारण पुरुषों की आवाज़ जो है थोड़ा पहले से देखिए, बच्चे होते हैं ना, उनका आवाज़ पतला होता है, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना उनका आवाज़ थोड़ा सा मोटा होता जाएगा। क्यों, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होता है। ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण, यानी बच्चों का आवाज़, या जब हम बड़े होते हैं तो हमारा आवाज़ जो है मोटा होता है, जबकि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण स्त्रियों में आवाज़ पतला होता है। तो जब वो पतला होगी तो देखिए एकदम धीरे से बोलेगी, सुनते हो, धीरे से बोलेगी। और जब बड़े मतलब क्या, वो चिल्लाएगी भी, यानी कि जब वो चिल्लाएगी भी तो उसका आवाज़ पतला होगा, मारेगा चाय देना, एकदम कान बंद करने का मन करने लगेगा।
अब पुरुषों में आवाज भोभा हो जाता है, भोभा की तरह निकलता है, जैसा लगता है कि साउंड बज रहा है, फटा हुआ स्पीकर की तरह। देखिए जब बच्चे ना बता रहे आपको कि 12-14 वर्ष की उम्र में होंगे, तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी इसी उम्र में होंगे, मान लीजिए जो 10th वाले होंगे भाई, तो आप लोग के घर पर कभी कभी कोई कोई बोल देता होगा कैसा फटा हुआ बांस की तरह बोल रहा है, क्या क्यों? तो उस समय जो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, और बनने के कारण आवाज में एकाएक परिवर्तन आता है। घर वालों की आदत है पतले आवाज सुनने की, बच्चों की आवाज पतला होता है ना, सुनने की आदत है, एकाएक फटा बांस की तरह सुनेंगे तो कहेंगे ना भाई, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आदत हो जाती है, धीरे धीरे हमारा शरीर संतुलन करने लगता है, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर भी इसका मतलब संतुलन बन जाता है। जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो एज होता है ना, ये इस एज में हमारे शरीर में बहुत सारे गतिविधियां, नए नए परिवर्तन होते हैं, और इसी एज में हमारे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन बनते हैं जो हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना। और इसी एज में कोई इस हार्मोन पर काबू कर देता है, तो जो व्यक्ति इस हार्मोन पर काबू कर लिया उसका जीवन सुधर गया, और जो नहीं काबू किया वो पूरे जीवन कचर मचर करता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, यही काम है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया टेस्टोस्टेरोन और कौन सा एस्ट्रोजन, कुत्ता में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ज्यादा होता है, इसके बारे में हम लोग जनन चैप्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम, तो लड़कियों में कौन सा ध्यान दीजिएगा, अंडाशय के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, और लड़कियों के यौनावस्था में होने वाले जो सभी परिवर्तन होते हैं इसी हार्मोन के कारण होते हैं, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, ठीक है ना। और वृषण यानी पुरुषों में वृषण होता है, तो उस वृषण से जो स्रावित हार्मोन होता है वो हार्मोन होता है एंड्रोजेंस। एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन स्त्री में, एंड्रोजेंस पुरुष में, जेंस उसमें लगा ना, जेंस मतलब क्या पुरुष, एंड्रोजेंस पुरुष में गया, और इसका प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अभी आपको समझाया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो इसका एंड्रोजेंस, तो क्वेश्चन पूछेगा कि एंड्रोजेंस का प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में पाए जाना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, कि पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो हम कहेंगे पुरुषों में पाए जाने वाला, ऑप्शन देखेंगे क्या दे रहा है, टेस्टोस्टेरोन दे रहा है तो ठीक है यही देगा, यदि एंड्रोजेंस है तो ये भी सही है, ये दोनों देकर ये भी दोनों ऑप्शन देगा तो ये भी सही है। और स्त्रियों में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन है, आया समझ में ना। चलिए समझ में आ गया। पुरुषों के लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन एवं यौन आचरण में ध्यान दीजिएगा को प्रेरित करता है, कौन से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये पुरुषों के लैंगिक लक्षण यानी लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन करता है यौन आचरण को प्रेरित करता है। यानी आपको बताए थे कि ये जो 12 से 18 वर्ष की उम्र होता है, जहाँ पर जिस समय में ये टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है, उस समय में ये शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनेगा जो शरीर को उत्तेजित करेगा, ठीक है, शरीर को एक अलग दिशा में लेकर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये अलग अलग तरीका का हार्मोन्स बनता रहता है, ठीक है ना। देखे होंगे आप लोग की जो बच्चे हैं ना, कौन सा क्लास में, 12th क्लास में या 10th क्लास में, 10th क्लास में तो कम, 12th क्लास वालों का ज़्यादा इसमें देखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, देखेंगे ना पढ़ेंगे कम और कचर मचर ज़्यादा करेंगे, इधर उधर उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। ये समझ जाइए आप लोग, इधर उधर ध्यान ज़्यादा रहेगा, क्लास में बैठेंगे हाँ तक बोर्ड पर ध्यान कम रहेगा, बाकी दूसरे दिशा में ज़्यादा रहेगा। तो ये हार्मोन्स कौन है, टेस्टोस्टेरोन के खेल है, ठीक है ना। उन लोगों की भी गलती नहीं है, भगवान ने उनके अंदर में ये छोड़ दिया है ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन नामक, ठीक है ना। उनसे भी ज़्यादा कुत्ते में होता है, वो अपने लगा रहेगा, इधर उधर घूमने में लगा रहेगा, खोजता रहेगा किधर है भाई, कहाँ गया, ठीक है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कंप्लीट हो गया, अंतःस्रावी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ध्यान दीजिएगा इस पर, एक अंतःस्रावी की हम एक और चर्चा कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इससे और हम डिटेल्स में आपको लेकर चलेंगे, तो उसमें लिखेंगे नहीं ज़्यादा, आपको बता देंगे केवल, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ लिए इसको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगला चैप्टर जनन चैप्टर में, और इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर रहेगा, ठीक है ना, जनन चैप्टर, ठीक है ना। कोई भी बच्चा गलत कमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि आप इसके बारे में जानेंगे तभी ना आपको पता लगेगा कि क्या होता है, नहीं तो उल्टा सीधा काम करिएगा, घूमिएगा, अंत में पछताइएगा, 18 वर्ष के बाद अब जाइएगा तब समझ में आएगा, ठीक है।